हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्लस अल्ट्रा बायोलॉजी। लास्ट लेक्चर में लिविंग एंड नॉन लिविंग के डिस्कशन के अंदर हमने ग्रोथ के बारे में पढ़ा था। उसमें हमने काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग बातें करी थी, जैसे कि ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ क्या है, विच वेर इंक्रीज इन बॉडी मास एंड इंक्रीज इन द नंबर ऑफ इंडिविजुअल। देन वी कंपेयर्ड यूनिसेल्युलर ग्रोथ विथ मल्टीसेल्युलर ग्रोथ फॉलोड बाई ग्रोथ इन प्लांट्स एंड ग्रोथ इन एनिमल्स। यूनिसेल्युलर के ग्रोथ में हमने बातें कही थी, जैसे कि यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल या फिर इंक्रीज इन सेल साइज ग्रोथ कॉज करवा रहा होता है, वेर एज एक मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स तो ग्रोथ कॉज करवाता ही है, बट साथ में इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ इट्स बॉडी और आई शुड से इंक्रीज इन नंबर ऑफ ऑर्गन्स और इंक्रीज इन साइज ऑफ ऑर्गन्स, ये सारी चीज़ें भी उनमें ग्रोथ कॉज करवा रही होती है। टॉकिंग अबाउट प्लांट ग्रोथ एंड एनिमल ग्रोथ, वी सेड दैट प्लांट्स में ग्रोथ अनलिमिटेड होती है एंड दे आर लोकलाइज्ड टू इट्स मेरिस्टेमेटिक रीजन, वेर एज एनिमल्स में ग्रोथ लिमिटेड होती है और ओवरऑल इंक्रीज इन बॉडी साइज अकर होती है। फिर हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन एनसीईआरटी से पढ़ी थी, विच सेड दैट इन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स वी आर नॉट वेरी श्योर ऑफ द यूसेज ऑफ वर्ड्स लाइक रिप्रोडक्शन एंड ग्रोथ। रीजन बीइंग ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में दोनों ही सेल डिवीजन कॉज करवा रहे होते हैं, बट यही चीज़ अगर हम मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स या फिर मैं कहूँ हायर प्लांट्स एंड एनिमल्स की बात करें तो वहाँ हम अच्छे से जानते हैं कि ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन उनके लाइफ में एक डिस्टिंक्ट फेजेस होते हैं, हम उन्हें आपस में यूज़ नहीं कर सकते। देन वी सेड कि अगर एनसीईआरटी हमें कहती है कि इंक्रीज इन बॉडी का मास ही ग्रोथ कॉज करवा रहा है, वैसे तो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स लाइक माउंटेन्स एंड बोल्डर्स ये भी ग्रो करने चाहिए क्योंकि एक टाइम के बाद ये भी ग्रो कर रहे होते हैं, बट फिर हमने ये पढ़ा था कि नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स लाइक माउंटेन्स में एक्सटर्नल या एक्सट्रिंसिक ग्रोथ हो रही होती है, यानी कि उनमें चीज़ें बाहर से ऐड ऑन होती है जिसके वजह से हम कहते हैं उनमें ग्रोथ हो रही है, वेरएज जो लिविंग ऑब्जेक्ट्स है उनमें इंटरनल या इंट्रिंसिक ग्रोथ हो रही होती है। एंड फाइनली हमने ये डिस्कस किया था कि कैसे ग्रोथ वन ऑफ द फीचर है लिविंग का एंड नॉट द डिफाइनिंग फीचर। रीजन बीइंग मेजॉरिटी ऑफ द ऑर्गेनिजम्स में ग्रोथ एक टाइम के बाद जाकर रुक जाती है, बट इसका ये मतलब तो नहीं कि अब वो लिविंग नहीं रहे, विच इज़ वाई वी सेड कि ग्रोथ वन ऑफ द फीचर है लिविंग के, यानी कि अगर किसी ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ हो रही है तो वो लिविंग है, बट इसका ये मतलब नहीं कि किसी ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ नहीं हो रही तो वो नॉन लिविंग हो जाएंगे। आज हम पढ़ेंगे सेकेंड फीचर ऑफ लिविंग विच इज रिप्रोडक्शन फॉलोड बाय मेटाबॉलिज्म एंड देन कॉन्शियसनेस। सो लेट्स स्टार्ट विथ रिप्रोडक्शन एट फर्स्ट। सो रिप्रोडक्शन में बहुत कॉमन चीज़ जो हम ये कह रहे होते हैं कि वो एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है ऑफ प्रोड्यूसिंग प्रोजेनी हैविंग फीचर्स मोर और लेस सिमिलर टू द पेरेंट्स, जो कि काफ़ी ऑब्वियस सी बात है कि रिप्रोडक्शन में जो प्रोजेनी आएगी वो अपने पेरेंट्स के मोर और लेस सिमिलर ही होगी। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एग्जैक्टली आइडेंटिकल हो रही होती है, वेयर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में थोड़े से वेरिएशंस आते हैं जो कि हम उसे जेनेटिक्स में स्टडी करते हैं कि वो वेरिएशन आ क्या हो रहे हैं। बट अब सेकेंड लाइन जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमें एनसीईआरटी ये कहती है कि whenever we talk about reproduction, we always refer to sexual reproduction, which in NCERT's words are invariably and implicitly we always talk about sexual reproduction। यानी कि मैं डायरेक्टली कहूँ या इनडायरेक्टली कहूँ, हमेशा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की ही बात करूँगा जब भी मैं रिप्रोडक्शन को स्टडी करूँगा इन अ टॉपिक ऑफ डिस्कशन ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग। हमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात नहीं करनी। इस लाइन को ध्यान रखेंगे क्योंकि अभी थोड़े ही टाइम में ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा ये डिसाइड करने में कि वेदर रिप्रोडक्शन इज़ अ डिफाइनिंग फीचर और नॉट। आगे आते हैं। हमें यह भी मालूम है कि ऐसे बहुत सारे लोअर ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। फॉर एग्जांपल प्लेनेरिया, जिसमें ट्रू रीजनरेशन होती है। रीजनरेशन क्या है हमें पता है, हमने 10th के लाइफ प्रोसेसेस में ये चीज़ पढ़ी है कि वो अपने उसके बॉडी के अगर डिफरेंट पार्ट्स हो जाए तो हर एक पार्ट में से एक नया ऑर्गेनिज्म ग्रो कर सकता है। सेकेंडली हमें पता है कि फंजाई में स्पोर फॉर्मेशन होता है, जो कि हम एसेक्सुअल स्पोर्स की बात करते हैं। थर्ड हम कहेंगे कि यीस्ट और हाइड्रा में बडिंग होती है कि उनके सेल में या फिर उनके बॉडी में एक स्मॉल आउटग्रोथ होती है जो उनके बॉडी से डिटैच हो जाता है एंड देन इट ग्रोज इनटू अ होल न्यू ऑर्गेनिज्म और अ होल न्यू सेल। एंड लास्टली हम कहते हैं कि फंजाई, फिलामेंटस एल्गे एंड प्रोटोनिमा ऑफ मॉसेस में फ्रेगमेंटेशन होती है। यहाँ ये प्रोटोनिमा ऑफ मॉसेस हमें चैप्टर 3 प्लांट किंगडम में डिटेल में स्टडी करना है। सो इसके बारे में अभी हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, हमें सिर्फ ये याद रखनी है कि इन 3 ऑर्गेनिजम्स में फ्रेगमेंटेशन एज अ एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होती है।
नेक्स्ट हम ये भी कहते हैं कि इन हायर ऑर्गेनिजम्स सेक्सुअल मोड इज द मेन मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। जितने भी हायर ऑर्गेनिजम्स है, अगर हम हायर प्लांट्स या हायर एनिमल्स की बात करें तो हम में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही मेन मोड है ऑफ रिप्रोडक्शन। हाँ, कुछ में एसेक्सुअल भी होती है, बट वो एक्सेप्शन वाली बात है। हम मेनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में ही बात कर रहे होते हैं। बट एक ये बात भी तो ट्रू है कि कुछ हायर ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जिनमें रिप्रोडक्शन ही नहीं हो रही। फॉर एग्जाम्पल म्यूल स्टेराइल होता है, म्यूल में रिप्रोडक्शन नहीं होती। सेकेंडली स्टेराइल वर्कर बीज, जो बी हाइव में वर्कर बीज होती हैं वो स्टेराइल इन नेचर होती हैं, वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकती। एंड थर्डली एक इनफर्टाइल ह्यूमन कपल भी तो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता। तो अगर मैं एक बात कहूँ कि रिप्रोडक्शन की जब भी मैं बात करूँगा मैं हमेशा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में कहूँगा। इस चीज़ को मैं ट्रू कह रहा हूँ, इसे यहाँ पे लिख देंगे, ये ट्रू है। एनसीईआरटी में कहती है ये ट्रू है। बट अब अगर आप इस चीज़ को सोचें, लेट सपोज फॉर अ टाइम हम ये कंसिडर करते हैं कि रिप्रोडक्शन एक डिफाइनिंग फीचर है लिविंग का। अगर मैं रिप्रोडक्शन कोई लिविंग का डिफाइनिंग फीचर कहता हूँ तो क्या ऐसा नहीं होगा कि ये सारे एग्जाम्पल्स और ये सारे एग्जाम्पल्स खुद ब खुद नॉन लिविंग के कैटेगरी में आ जाएंगे? रीज़न हम सोच कर देखते हैं। अभी अभी हमने ये कहा है कि रिप्रोडक्शन की बात जब भी मैं करूँगा मैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को अकाउंट में लूँगा। और सेकेंडली मैं कहता हूँ कि अगर एक बार के लिए मान लेते हैं कि रिप्रोडक्शन डिफाइनिंग फीचर है लिविंग का, यानी कि वो सारे ऑर्गेनिजम्स जो कि रिप्रोडक्शन नहीं शो कर रहे होंगे, या फिर मैं कहूँ जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं शो कर रहे होंगे, वो मेरे नॉन लिविंग बन जाएंगे। जैसे कि ये सारे ऑर्गेनिजम्स ये एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, ये सारे ऑर्गेनिजम्स जो रिप्रोड्यूस ही नहीं करते, तो ये तो सबके सब नॉन लिविंग हो गए। बट हमें पता है ये फॉल्स है, ये सारे ऑर्गेनिजम्स लिविंग है। विच इज़ वाई हम कंक्लूड करेंगे कि रिप्रोडक्शन इज नॉट द डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग बट इट इज़ वन ऑफ द फीचर ऑफ लिविंग। अगर मैं किसी ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन होता हुआ देख रहा हूं तो इसका यह मतलब है कि वो लिविंग है। बट अगर कोई ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस नहीं कर रहा, या फिर मैं कहूं वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस नहीं कर रहा अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, तो इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं कि वो ऑर्गेनिज्म लिविंग नहीं है। बिकॉज ये सारे ऑर्गेनिजम्स सेक्सुअली रिप्रोड्यूस नहीं करते, whereas ये सारे ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस ही नहीं कर रहे होते हैं, बट लिविंग तो वो फिर भी है। तो हमने क्या कहा, इफ वी से दैट रिप्रोडक्शन इज डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग, एक बार को मान ले कि रिप्रोडक्शन डिफाइनिंग फीचर है, तो क्या होगा? एग्जाम्पल्स लाइक प्लानेरिया, यीस्ट, हाइड्रा, म्यूल, वर्कर बीज, ये सब के सब खुद ब खुद नॉन लिविंग के कैटेगरी में आ जाएंगे। रीजन बिहाइंड प्लानेरिया, यीस्ट, हाइड्रा एट्सेट्रा ये सारे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो कर रहे हैं, whereas म्यूल्स एंड वर्कर बीज ये रिप्रोड्यूस ही नहीं कर रहे। बट हमने क्या कहा अभी अभी कि रिप्रोडक्शन इज इक्विवेलेंट टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जब भी मैं इस टॉपिक को स्टडी करूंगा रिप्रोडक्शन मानेंगे यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मानेंगे। बट ये, और हम अगर ये कह दें कि रिप्रोडक्शन डिफाइनिंग फीचर है तो ये सारे के सारे तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर ही नहीं रहे, तो ये नॉन लिविंग हो जाएंगे। बट ये ट्रू नहीं है, हमें ये चीज़ पता है कि ये सारे ऑर्गेनिजम्स लिविंग है। Therefore, we conclude that reproduction is one of the feature of living and not the defining feature of living. आई होप कि आपको ये बात समझ आ गई हो। हमने यहाँ पे सिंपल सा एक बात कही है कि रिप्रोडक्शन कहूँगा तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहूँगा। अगर मैं कहता हूँ कि रिप्रोडक्शन डिफाइनिंग फीचर है तो ये सारे एग्जाम्पल्स और ये सारे एग्जाम्पल्स नॉन लिविंग के कैटेगरी में आ जाएंगे। रीज़न बिहाइंड, ये सारे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं शो करते और ये सारे तो रिप्रोड्यूस ही नहीं करते। Therefore, हम ये कहेंगे कि रिप्रोडक्शन लिविंग का डिफाइनिंग फीचर नहीं है, वो वन ऑफ द फीचर ऑफ लिविंग है। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मेटाबॉलिज्म के बारे में। मेटाबॉलिज्म में हम कहते हैं कि अ केमिकल रिएक्शन अकरिंग इनसाइड द सेल इज कॉल्ड अ मेटाबॉलिक रिएक्शन। तो अब अगर मैं आपसे कभी भी पूछूं कि मेटाबॉलिक रिएक्शन क्या है, इसका सबसे सिंपल आंसर जो आप दे सकते हैं वो ये कि एक सेल के अंदर में होने वाला कोई भी केमिकल रिएक्शन मेटाबॉलिक रिएक्शन कहलाएगा। And the sum total of all metabolic reactions occurring in our body is called metabolism. सारे metabolic reactions को अगर मैं एक साथ सम अप करके बोलूँ हमारे बॉडी में जो भी हो रहे हैं तो मैं उसे मेटाबॉलिज्म का नाम दूंगा। थर्ड, हम ये कहते हैं कि नो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट शोज मेटाबॉलिज्म। ऐसा कोई भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट नहीं है जो कि मेटाबॉलिज्म कॉज करने की ताकत रखता हो। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि मेटाबॉलिक रिएक्शंस आर ऑलवेज कैटलाइज्ड बाय एंजाइम्स। हमारे बॉडी में होने वाले सारे के सारे मेटाबॉलिक रिएक्शंस एंजाइम कैटलाइज्ड रिएक्शंस होते हैं। बिना एंजाइम के मेटाबॉलिक रिएक्शन हमारे बॉडी में नहीं होता।
And then we say that enzymes are always biological in origin. हमारे बॉडी में जितने भी एंजाइम हैं जो कि मेटाबॉलिक रिएक्शंस को कैटलाइज कर रहे हैं, उनकी ओरिजिन बायोलॉजिकल है, यानी कि वो हमारे बॉडी में ही ओरिजिनेट हो रहे हैं और हमारे बॉडी के ही रिएक्शंस को कैटलाइज कर रहे हैं। सिंस मैं ये कह रहा हूँ कि एंजाइम्स की ओरिजिन बायोलॉजिकल है और एंजाइम्स मेटाबॉलिक रिएक्शंस को कैटलाइज कर रहे हैं, तो मैं ये कंक्लूड करूँगा कि मेटाबॉलिक रिएक्शंस आर कंसिडर्ड एज लिविंग रिएक्शंस। ये ही रीज़न है कि क्यों मैं कहता हूँ एक मेटाबॉलिक रिएक्शन लिविंग रिएक्शन है, क्योंकि वो कैटलाइज होते हैं एंजाइम से। एंजाइम्स का ओरिजिन बायोलॉजिकल इन नेचर है, तो हम ये कंक्लूड करेंगे कि मेटाबॉलिक रिएक्शंस लिविंग रिएक्शन है। इसके लिए मैंने यहाँ पे ये स्कीमेटिक डायग्राम बनाई है, हम इसे रेफर कर सकते हैं फॉर क्विक रिवीजन। ये हमारा एक सेल है जिसके अंदर में सबस्ट्रेट ए बी में कन्वर्ट हो रहा है एंड देन बी सी में कन्वर्ट हो रही है, विच आर कैटलाइज्ड बाय एंजाइम्स, और हम इस रिएक्शन को कह रहे हैं मेटाबॉलिक रिएक्शन। बायोमॉलिक्यूल्स में हम ये भी पढ़ते हैं कि इस कंप्लीट पाथवे को हम मेटाबॉलिक पाथवे कहते हैं। ऐसे ढेर सारे पाथवे आपस में क्रॉस कनेक्ट हो रहे होते हैं हमारे बॉडी में, बट वो सारी चीज़ें हम आगे डिस्कस करेंगे। तो अब हम कुछ लाइनों को देख रहे हैं जो कि एनसीईआरटी हमें बता रही होती है और बच्चे जनरली इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। सबसे पहली बात हम ये कहते हैं कि सम मेटाबॉलिक रिएक्शंस कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड इन नॉन लिविंग कंडीशन, यानी कि कुछ मेटाबॉलिक रिएक्शंस वो भी हैं जिन्हें मैं किसी नॉन लिविंग कंडीशन में कर सकता हूँ। वो नॉन लिविंग कंडीशन क्या है? जैसे कि आउटसाइड द बॉडी, यानी कि किसी बॉडी के बाहर, इन अ सेल फ्री सिस्टम, एग्जाम्पल इन अ टेस्ट ट्यूब। वो हमें क्या कह रहा है कि कुछ मेटाबॉलिक रिएक्शंस को मैं आइसोलेट करके बॉडी के बाहर एक सेल फ्री सिस्टम, यानी जहाँ पे सेल्स के ऑर्गेनाइजेशन की बात ना हो रही हो, जहाँ पे सेल्स आपस में मिलजुल कर किसी ऑर्गेनिज्म को नहीं बना रहे, वैसे किसी सिस्टम में, जिसे मैंने कहा एक सेल फ्री सिस्टम, वैसे किसी सिस्टम में मैं एक मेटाबॉलिक रिएक्शन को आइसोलेट करके कैरी आउट कर सकता हूँ। इसका एग्जांपल एक टेस्ट ट्यूब में, जो कि मैंने यहाँ पे बनाकर दिखाया है, ये एक टेस्ट ट्यूब है जिसमें हम एक मेटाबॉलिक रिएक्शन को कैरी आउट कर रहे हैं। इस पॉइंट को हमने समझा। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आएंगे और बहुत ही ध्यान से इसे सुनेंगे। एन आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन अकरिंग आउटसाइड द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, जिसे हमने किसी ऑर्गेनिज्म के बॉडी के बाहर कैरी आउट किया है, जैसे कि किसी टेस्ट ट्यूब में, परफॉर्म्ड इन अ टेस्ट ट्यूब, इज नीदर लिविंग नॉर नॉन लिविंग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसे हम समझने के लिए इस स्टेटमेंट को थोड़ा सा ट्विस्ट करेंगे और फिर हम इसे समझेंगे। वो हमें क्या कह रहा है कि एक आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन जिसे मैंने किसी टेस्ट ट्यूब में कैरी आउट किया है, वो न तो लिविंग है न ही वो नॉन लिविंग है। क्या मैं इस स्टेटमेंट को ऐसे कह सकता हूं? अगर मैं ये कहता हूं कि इट इज़ नीदर लिविंग, पहले इस वर्ड को देखेंगे फिर इस वाले को। अगर मैं ये कहता हूं कि इट इज़ नीदर लिविंग, यानी कि वो रिएक्शन लिविंग नहीं है, तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि वो रिएक्शन नॉन लिविंग है? हम यही कह रहे हैं ना कि अगर वो लिविंग नहीं है तो वो नॉन लिविंग है। सेकेंडली हम ये कह रहे हैं कि वो नॉन लिविंग भी नहीं है। अगर वो नॉन लिविंग नहीं है तो वो लिविंग है। तो मैं क्या इस स्टेटमेंट को ट्विस्ट करके ये कह सकता हूं कि एन आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन अकरिंग आउटसाइड द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म परफॉर्म्ड इन अ टेस्ट ट्यूब इज बोथ लिविंग एज वेल एज नॉन लिविंग। बड़े ही ध्यान से समझेंगे इस बात को। हमने सिंपल सी बात कही है कि वो रिएक्शन अगर लिविंग नहीं है तो वो नॉन लिविंग है, और अगर वो नॉन लिविंग नहीं है तो वो लिविंग है। तो हमने इस स्टेटमेंट को ट्विस्ट करके कहा कि वो रिएक्शन दोनों है, यानी कि लिविंग भी और नॉन लिविंग भी। तो अब हमारे दिमाग में ये सवाल आता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक मेटाबॉलिक रिएक्शन एक ही टाइम पे लिविंग भी है और नॉन लिविंग भी। तो इस चीज़ को समझेंगे कि कैसे हम इस बात को कह रहे हैं। तो सबसे पहले लिविंग को लेकर चलते हैं कि क्यों मैंने उस रिएक्शन को लिविंग रिएक्शन कहा है। अभी अभी हमने ऊपर देखा था कि मेटाबॉलिक रिएक्शन एंजाइम कैटलाइज्ड रिएक्शन होते हैं और एंजाइम्स की ओरिजिन बायोलॉजिकल होती है। इसी वजह से मैं मेटाबॉलिक रिएक्शंस को लिविंग रिएक्शंस कहता हूं। अब जरा यहां देखेंगे, हमने एक मेटाबॉलिक रिएक्शन को एक टेस्ट ट्यूब में कॉज करवाया है, सबस्ट्रेट ए है और हमने उससे प्रोडक्ट बी बनाया जिसको हमने एंजाइम से कैटलाइज करवाया है। तो ये एंजाइम जो कि यहाँ कैटलिसिस करवा रहा होगा, इसकी ओरिजिन अभी भी होगी तो बायोलॉजिकल ही, और उस बायोलॉजिकल ओरिजिन के वजह से ही मैं अभी भी यही कहूँगा कि ये जो रिएक्शन है, ये मेटाबॉलिक रिएक्शन मेरा लिविंग रिएक्शन है। सो हमने पहले वाले पार्ट को जस्टिफाई कर दिया कि वो लिविंग क्यों है। सेकेंड पॉइंट कि वो रिएक्शन उसी टाइम पे साइमल्टेनियसली वो नॉन लिविंग भी क्यों है। अब जरा इस बात को सुनेंगे। भले ही वो रिएक्शन एंजाइम कैटलाइज्ड है और मैं उसे लिविंग कह रहा हूं, बट हो तो वो बॉडी के बाहर रही है एक टेस्ट ट्यूब के अंदर में, और ऐसा करने से, यानी कि अगर मैं एक मेटाबॉलिक रिएक्शन को आइसोलेट करके एक टेस्ट ट्यूब में कैरी आउट करवा भी दूं, इससे ऐसा तो कभी नहीं होगा कि वो टेस्ट ट्यूब लिविंग हो जाएगी।
अल्टीमेटली वो टेस्ट ट्यूब रहेगी तो नॉन लिविंग ही ना। बहुत ही जाहिर सी बात है, अगर आप एक मेटाबॉलिक रिएक्शन आइसोलेट कर दो, आप कुछ एंजाइम्स को लिविंग ऑर्गेनिज्म से आइसोलेट कर दो और सबस्ट्रेट्स को आप उस टेस्ट ट्यूब में डालकर रिएक्शन कैरी आउट करवा दो, बट इसका ये मतलब तो कभी भी नहीं कि वो टेस्ट ट्यूब जो है वो लिविंग हो जाएगी। तो इसीलिए हम ये कंक्लूड करेंगे कि वो मेटाबॉलिक रिएक्शन जिसे हमने एक टेस्ट ट्यूब के अंदर करवाया है, जिसे हमने एक टेस्ट ट्यूब के अंदर परफॉर्म करवाया है, वो न तो लिविंग है न नॉन लिविंग है। यानी कि इसको मैंने कन्वर्ट करके कहा कि वो बोथ लिविंग है एज वेल एज नॉन लिविंग है। काफ़ी ट्रिकी सा पार्ट है और इसे हमें बहुत ही ध्यान से समझना है ताकि हम इसे याद रख पाए आगे के लिए। हमने कुछ नहीं किया, हमने सिंपली स्टेटमेंट को ट्विस्ट कर दिया है। जब हमने इस कहा कि नीदर लिविंग यानी कि नॉन लिविंग है, नॉन लिविंग यानी कि लिविंग है, फिर हमने जस्टिफाई कर दिया कि कैसे वो एक ही टाइम पे लिविंग भी और नॉन लिविंग भी। लिविंग क्यों है भाई? क्योंकि उसको कैटलाइज करवाने वाला एंजाइम बायोलॉजिकल ओरिजिन का होगा, और सिंस वो एंजाइम बायोलॉजिकल ओरिजिन का है तो हम कह रहे हैं कि वो रिएक्शन भी लिविंग है। एट द सेम टाइम नॉन लिविंग क्यों है वो रिएक्शन? क्योंकि वो रिएक्शन हो तो हमारे बॉडी के बाहर ही रही है ना, रिएक्शन हो तो एक इन विट्रो कंडीशन में रही है। जब भी सेल के अंदर कोई चीज हो रही होती है तो हम उसे इन वीवो कंडीशन कहते हैं बायो में, वेयर सेल के बाहर कोई चीज हो रही होती है तो हम उसे इन विट्रो कहते हैं। ये बहुत ही जनरलाइज टर्म्स है और हमें बायो में आगे बार बार नजर आएंगे, तो बेहतर होगा कि हम चीजों को याद रखें, छोटी छोटी बातों को। सो इसलिए हमने कहा कि वो रिएक्शन बोथ लिविंग है एज वेल एज नॉन लिविंग है। अब जरा हम नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में वो क्या कह रहा है कि आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन इन विट्रो कंडीशन, यानी कि टेस्ट ट्यूब की बात कर रहा है। आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन इन विट्रो आर नॉट लिविंग थिंग्स बट श्योरली लिविंग रिएक्शंस। ये वही बात है जो उसने ऊपर कही है कि वो आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन जिसे मैंने टेस्ट ट्यूब में कैरी आउट करवाया वो लिविंग थिंग नहीं है, क्योंकि वो टेस्ट ट्यूब जिंदा कभी नहीं हो सकता, बट वो रिएक्शंस श्योरली लिविंग रिएक्शंस है क्योंकि उसको कैटलाइज करवाने वाला एंजाइम बायोलॉजिकल इन ओरिजिन का है। इसलिए मैं उस रिएक्शन को श्योरली कह सकता हूं कि वो एक लिविंग रिएक्शन है। देयरफॉर अब मैं ये कंक्लूड करूंगा कि मेटाबॉलिक रिएक्शन कैन बी डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग। मैं बिल्कुल कह सकता हूं मेटाबॉलिक रिएक्शन को डिफाइनिंग फीचर लिविंग का, बट एक कंडीशन पे। वो कंडीशन क्या है? ओनली एंड ओनली व्हेन इट इज अकरिंग इन वीवो कंडीशन, यानी कि जब वो रिएक्शन किसी सेल के अंदर, किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर कैरी आउट हो रहा होगा, यानी कि वो इन वीवो कंडीशन में कैरी आउट हो रहा है और उसे एंजाइम कैटलाइज करवा रहे हैं जिसकी ओरिजिन बायोलॉजिकल है। सिर्फ यही एक कंडीशन है जब मैं कहूंगा कि मेटाबॉलिक रिएक्शन डिफाइनिंग फीचर है लिविंग का। देयरफॉर lastly I will conclude that cellular organization of the body is defining feature of all life forms। यानी कि अगर किसी ऑर्गेनिज्म में हमें सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलती है, सेल्स प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज्ड होकर एक ऑर्गेनिज्म क्रिएट कर रहे हैं जिसके अंदर मेटाबॉलिक रिएक्शन हमें देखने को मिल रही है, तो हम डेफिनेटली कह सकते हैं कि यह ऑर्गेनिज्म एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। वेयरएज अगर अभी हमें किसी चीज में सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं देखने को मिल रही और हमें उसके अंदर मेटाबॉलिक रिएक्शंस भी नहीं देखने को मिल रही, तो हम डेफिनेटली कह सकते हैं कि वो चीज जो है वो नॉन लिविंग है। यही मतलब है डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग का, कि अगर किसी चीज में वो फीचर हमें नजर आ रही है तो वो बिल्कुल वो चीज लिविंग है, वेयरएज अगर किसी चीज में हमें वो फीचर नहीं नजर आ रही किसी पॉइंट पे, तो हम बिल्कुल उस चीज को नॉन लिविंग कह सकते हैं। आई होप कि आपको ये चीज समझ आई हो। हमने सिंपली यहां पे कुछ चीजों को याद रखना है कि एक मेटाबॉलिक रिएक्शन जिसे हमने एक टेस्ट ट्यूब में कैरी आउट करवाया है वो न तो लिविंग है न वो नॉन लिविंग है। इसको मैंने ट्विस्ट करके क्या कहा कि जी वो बोथ लिविंग भी है और नॉन लिविंग भी। लिविंग क्यों? क्योंकि उसको कैटलाइज करवाने वाला एंजाइम बायोलॉजिकल इन ओरिजिन का होगा, इसलिए मैं कहूंगा कि वो रिएक्शन लिविंग रिएक्शन है। एट द सेम टाइम नॉन लिविंग क्यों? क्योंकि हो तो वो बॉडी के बाहर रहा है ना, बॉडी के बाहर वो एक टेस्ट ट्यूब में हो रहा है, टेस्ट ट्यूब में होने वाले एक रिएक्शन से वो टेस्ट ट्यूब जिंदा थोड़ी हो जाएगा, वो टेस्ट ट्यूब फिर भी नॉन लिविंग रहेगा, इसलिए हम कहेंगे कि वो रिएक्शन भी नॉन लिविंग है। उसके बाद हमने कहा है कि आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन जिसे मैं इन विट्रो कंडीशन यानी किसी टेस्ट ट्यूब में कॉज करवाऊं वो श्योरली एक लिविंग रिएक्शन तो है, रीजन ऊपर बता दिया, बट एक लिविंग थिंग कभी नहीं बन सकता, वो उस टेस्ट ट्यूब को जिंदा कभी नहीं कर सकता। लास्टली हमने कंक्लूड किया कि मेटाबॉलिक रिएक्शन को जी हाँ मैं डिफाइनिंग फीचर कहूंगा लिविंग का, बट सिर्फ और सिर्फ तब जब वो इन वीवो कंडीशन में होगा, यानी कि सेल के अंदर हो रहा होगा, विच इज वाई आई विल से कि सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन इज द डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग। इसे हम हमेशा याद रखेंगे। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कॉन्शियसनेस के बारे में और कैसे मैं ये चीज कहूंगा कि कॉन्शियसनेस हमेशा एक डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग है, इसे हम देख रहे होंगे। कॉन्शियसनेस में हम क्या कहते हैं कि इट इज द एबिलिटी टू सेंस द सराउंडिंग and respond to external stimulus which can be physical, chemical और biological।
यानी कि किसी भी ऑर्गेनिज्म की एबिलिटी अपने सराउंडिंग को या मैं कहूँ अपने इन्वायरमेंट को सेंस करने की और उसके अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्ड करने की, इस एबिलिटी को मैं कहूँगा कॉन्शियसनेस। वो चेंज इन द सराउंडिंग, इट कैन बी फिजिकल चेंज और इट कैन बी केमिकल चेंज और इट कैन बी बायोलॉजिकल चेंज। सेकेंड हम एक पॉइंट कहते हैं जो हमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ध्यान रखनी है कि ऑल ऑर्गेनिजम्स कैन सेंस एंड रिस्पॉन्ड टू देयर एक्सटर्नल क्यूज। एक्सटर्नल क्यूज एनसीईआरटी वर्ड यूज़ कर रही है, इसका मतलब है कि एक्सटर्नल चेंजेस की बात कर रही है। वो सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स, जो हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो वो रिस्पॉन्ड कर सकते हैं अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में होने वाले चेंजेस को। इसी स्टेटमेंट को मैं कुछ इस तरह भी कह सकता हूँ कि ऑल ऑर्गेनिजम्स आर अवेयर ऑफ देयर सराउंडिंग। सारे ऑर्गेनिजम्स अपने सराउंडिंग के बारे में अवेयर हैं। अगर उनके सराउंडिंग में किसी तरह की फिजिकल, केमिकल या बायोलॉजिकल चेंज होती है तो वो उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। फिर हम कुछ एग्जांपल्स की बात करते हैं, जैसे कुछ फिजिकल स्टिमुलस और कुछ केमिकल स्टिमुलसेस की हम बात कर रहे होते हैं, जैसे कि बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स कैन रिस्पॉन्ड टू चेंजेस इन डे लेंथ। डे लेंथ को एनसीईआरटी कहती है फोटो पीरियड। फोटो पीरियड क्या है भाई? फोटो यानी कि लाइट, पीरियड यानी कि हम टाइम के गैप को कह रहे हैं, यानी कि फोटो पीरियड यानी कि कितने टाइम तक उसको लाइट मिल रही है। फोटो पीरियड के बारे में बाकी हम बहुत ज़्यादा डिटेल में प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाले चैप्टर में स्टडी कर रहे होंगे। वहाँ पे हम डिटेल में स्टडी करते हैं कि कैसे प्लांट रिस्पॉन्ड करती है फोटो पीरियड को, उसका पूरा मैकेनिज्म क्या होता है। बट यहाँ पे हमें सिंपल सी बात याद रखनी है कि प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों के दोनों चेंजेस इन डे लेंथ के अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। चेंज इन डे लेंथ को मैंने क्या कहा? वो फोटो पीरियड है। और अगर मैं गौर से देखूँ तो चेंज इन डे लेंथ एक फिजिकल स्टिमुलस ही तो है। सो प्लांट्स क्या करता है? प्लांट्स शो फ्लावरिंग अकॉर्डिंग टू द डे लेंथ। इसके बारे में अगर मैं आपको बहुत शॉर्ट में कहूँ, जो कि हमारा एक्चुअली प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाले चैप्टर में गिवन है, तो हम कुछ ऐसे प्लांट्स देखते हैं जो कि इंक्रीजिंग डे लेंथ के टाइम पे फ्लावर कर रहा होता है। एट द सेम टाइम हम कुछ ऐसे भी प्लांट्स देखते हैं जो कि डिक्रीजिंग डे लेंथ के टाइम पे फ्लावर करता है। अब ये इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग डे लेंथ हमें कैसे पता चलेगा? बहुत ही कॉमन सी बात है, जब हम विंटर से समर की ओर मूव करते हैं तो डे का लेंथ इंक्रीज हो रहा होता है, whereas जब मैं समर से विंटर की ओर मूव करूंगा तो डे का लेंथ डिक्रीज हो रहा होता है। तो कुछ प्लांट्स इंक्रीजिंग डे लेंथ पे फ्लावर करेंगे, whereas कुछ प्लांट डिक्रीजिंग डे लेंथ पे फ्लावर कर रहे होंगे। हमें सिमिलरली क्रॉप्स भी हम ऐसे अकॉर्डिंगली, सीजन के अकॉर्डिंग ही हम उन्हें फील्ड में प्लांट कर रहे होते हैं। सो प्लांट्स शो फ्लावरिंग अकॉर्डिंग टू डे लेंथ। उसी तरह से एनिमल्स शो चेंज इन बिहेवियर लाइक माइग्रेशन, रिप्रोडक्शन एंड फीडिंग हैबिट्स अकॉर्डिंग टू डे लेंथ। एक बर्ड जो कि किसी पर्टिकुलर मंथ में माइग्रेट कर रही है, मैं कहूँगा कोई बर्ड विंटर में माइग्रेट कर रही है लाइक नवंबर दिसंबर में, तो उस बर्ड को तो ये नहीं पता कि अभी नवंबर का महीना या दिसंबर का, फिर उसे कैसे पता कि माइग्रेट करने का टाइम आ गया? वो क्या करती है? वो सिंपली डे लेंथ को सेंस करती है। बर्ड को ये मालूम है कि डे लेंथ चेंजेस कैसे हो रहे हैं। जब उसे समझ आती है कि हाँ अब एक वो पर्टिकुलर डे लेंथ रीच हो गई है, जब उसे जाना चाहिए अपने नेटिव प्लेस से किसी और प्लेस में, तो वो सिंपली माइग्रेट कर जाती है। इसी तरह से एनिमल्स रिप्रोडक्शन भी डे लेंथ के अकॉर्डिंग करते हैं। कुछ एनिमल्स विंटर में रिप्रोड्यूस करते हैं, whereas कुछ एनिमल्स समर में रिप्रोड्यूस करते हैं, हमने देखा है। एंड सिमिलरली फीडिंग हैबिट्स की बात हो गई। कुछ एनिमल्स मैं कहूँगा डे में फीड करते हैं, whereas कुछ एनिमल नाइट में फीड करते हैं। बहुत सारे एनिमल्स ऐसे भी होते हैं जो विंटर में हाइबरनेशन में चले जाते हैं। सो वो अपने फीडिंग हैबिट्स को डे लेंथ के अकॉर्डिंग या मैं कहूँ फोटो पीरियड के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। सिमिलरली अगर मैं केमिकल स्टिमुलस की बात करूँ तो हमें पता है कि सारे ऑर्गेनिजम्स दे कैन हैंडल, ऑल ऑर्गेनिजम्स दे कैन हैंडल केमिकल एंटरिंग इन देयर बॉडी। हम सिंपल सा एग्जांपल, हमारे बॉडी में कोई केमिकल एंटर होता है, या मैं ऐसा कह सकता हूँ किसी सबस्ट्रेट के फॉर्म में मैं कुछ खा रहा हूँ, वो अल्टीमेटली है तो बायोमॉलिक्यूल्स ही जिसे मैं इनटेक कर रहा हूँ। सो उसके अकॉर्डिंग हमारे बॉडी में मेटाबॉलिक रिएक्शंस कैरी आउट हो रही है। सो इसीलिए मैं कहूँगा कि ऑल ऑर्गेनिजम्स कैन हैंडल केमिकल्स एंटरिंग देयर बॉडी। या फिर अगर मैं एक और एग्जांपल कहूँ, एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की अगर मैं बात करूँ, लेट सपोज एक बैक्टीरिया, अगर मैं उसके आसपास के सराउंडिंग में कोई केमिकल इंट्रोड्यूस कर दूँ, लेट सपोज फॉर एग्जांपल मैं कह दूँ मैं कोई एंटीबायोटिक इंट्रोड्यूस कर दूँ, सो क्या होगा? वो किल हो जाएगा। सो इसमें रिस्पॉन्ड क्या हुआ कि वो किल हो गया। लास्टली हम ये कहते हैं कि एनिमल्स हैव रिसेप्टर्स, जिसे मैं कहूँगा सेंस ऑर्गन। जैसे कि हम एज एन एनिमल, हमारे पास सेंस ऑर्गन प्रेजेंट है टू रिस्पॉन्ड टू द एक्सटर्नल स्टिमुलस। हमारे पास कुछ सेंस ऑर्गन है, जैसे कि हमारे पास शर है जिससे हम चीज़ों को सुन सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग मैं रिस्पॉन्ड करूँगा। मैं कहूँगा मेरे पास नोज़ है जिसके मदद से मैं चीज़ों को स्मेल कर सकता हूँ, वो
वो स्मेल जो मैं ले रहा हूँ वो एक एक्सटर्नल स्टिमुलस है जिसके अकॉर्डिंग मैं रिस्पॉन्ड कर सकता हूँ। सिमिलरली हमारे पास आइज़ हैं एट्सेट्रा। एंड देन प्लांट्स की अगर मैं बात करूँ सो उनके पास तो सेंस ऑर्गन नहीं होता। प्लांट्स के पास आइज़, नोज और ईयर्स और स्किन का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। सो प्लांट क्या करेगा, प्लांट के पास मैं कहूँगा फॉर एग्जाम्पल उनके पास कुछ स्पेशल प्रोटीन्स होती है उनके लीव्स में विच कंट्रोल दी फ्लावरिंग। अभी अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि प्लांट शो फ्लावरिंग अकॉर्डिंग टू डे लेंथ। तो प्लांट को कैसे पता चलेगा कि अब वो प्रॉपर डे लेंथ रीच हो गई है? ये पॉइंट भी हमें प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाले चैप्टर में बहुत ज़्यादा डिटेल में स्टडी करनी है। बट अगर मैं आपको सिंपल यहाँ पे बताऊं तो प्लांट के पास उसके लीफ में कुछ स्पेशल टाइप की प्रोटीन्स होती हैं जो कि सेंस करती हैं कि इस वक्त प्रॉपर डे लेंथ कैसा है। सो लास्टली मैं ये कंक्लूड करूंगा और वेरी इंपॉर्टेंट कि कॉन्शियसनेस इज द डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, क्योंकि मैंने ऊपर ये बात कही थी इंपॉर्टेंट पॉइंट में कि ऑल ऑर्गेनिजम्स कैन सेंस एंड रिस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल क्यूज और ऑल ऑर्गेनिजम्स आर अवेयर ऑफ देयर सराउंडिंग। इसलिए मैंने कहा कि कॉन्शियसनेस जो है ये एक डिफाइनिंग फीचर है लिविंग का। यानी कि अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म में ये फीचर हमें देखने को मिल रही है तो मैं डेफिनेटली कह सकता हूं कि वो ऑर्गेनिज्म लिविंग है। वेरएज अगर किसी ऑर्गेनिज्म में ये फीचर एब्सेंट है तो मैं डेफिनेटली कह सकता हूं कि ये ऑर्गेनिज्म नॉन लिविंग है। एंड नोट में हमें एक बात याद रखनी है जो हमें एनसीईआरटी कहती है एंड में कि ओनली ह्यूमंस आर सेल्फ कॉन्शियस, या फिर मैं कहूँ दे आर सेल्फ अवेयर एंड दे नो द रीजन ऑफ देयर एक्शंस। हम ये कह रहे हैं, यानी कि वो क्या कह रहा है, अभी अभी हमने ऊपर देखा कि ऑल ऑर्गेनिजम्स आर अवेयर ऑफ देयर सराउंडिंग। सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स अपने सराउंडिंग में होने वाले स्टिमुलस के अगेंस्ट अवेयर हैं। बट सिर्फ और सिर्फ ह्यूमंस एज एन ऑर्गेनिज्म हमें ये पावर है, हमें ये एबिलिटी है कि हम सेल्फ अवेयर हैं, हम सेल्फ कॉन्शियस हैं। हम अपने बारे में सोच सकते हैं, हम अपने एक्शंस के बारे में सोच सकते हैं। कोई रैंडम सा एनिमल, मैं कहूँ कोई डॉग की बात कर लेते हैं या कोई काऊ की बात कर लेते हैं, तो अगर वो रोड पे चल रहा है या फिर अगर कोई काऊ किसी फील्ड में ग्रेस कर रहा है तो उसके पीछे सोल मोटो यही है कि उसे वहां खाना मिल रहा है। अगर उसे वहां खाना नहीं मिलेगा, जो कि फीडिंग हैबिट की बात हो गई, तो वो कहीं और चला जाएगा। बट वो सेल्फ अवेयर नहीं है कि वो किसी XYZ जगह पे, किसी XYZ एड्रेस पे बैठ के वहां फीड कर रहा है, वो खाना खाएगा, इसके बाद उसे काम करना है, ये सारी चीजें उसको नहीं पता। वो सेल्फ अवेयर नहीं है। उनके जितने भी रिस्पॉन्सेज होते हैं वो बहुत ज्यादा डिपेंड करते हैं कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में चीजें कैसी हो रही हैं, उसके अकॉर्डिंग वो रिस्पॉन्ड करेंगे। बट सिर्फ ह्यूमंस एज एन ऑर्गेनिज्म हमें ये पावर होती है, या मैं यूं कहूं हमें ये एबिलिटी होती है कि हम सेल्फ अवेयर हैं, या मैं कहूं हम सेल्फ कॉन्शियसनेस है। हम अपने एक्शंस का प्रॉपर रीजन जानते हैं कि हम कोई चीज क्यों कर रहे हैं, उससे हमें क्या फायदा, क्या नुकसान, और ऐसे ये सारी चीजें। सो इसी के साथ हमने फीचर्स सारे डिस्कस कर लिए लिविंग ऑर्गेनिज्म के। सबसे पहला हमने डिस्कस किया था ग्रोथ के बारे में। ग्रोथ हमने कहा था कि वो एक डिफाइनिंग फीचर नहीं है, वो एक सिंपली एक वन ऑफ द फीचर ऑफ लिविंग है। रीजन बिहाइंड बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जिनमें एक टाइम के बाद जाकर ग्रोथ रुक जाता है। सेकंड हमने डिस्कस किया रिप्रोडक्शन को। रिप्रोडक्शन भी हमने कहा वो एक डिफाइनिंग फीचर नहीं है, इट इज़ वन ऑफ द फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। रीजन बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो कि रिप्रोड्यूस ही नहीं करते, वैसे बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि सेक्सुअली रिप्रोड्यूस नहीं करते, वो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। और एनसीईआरटी हमें क्या कह रही है कि जब भी मैं रिप्रोडक्शन की बात करूंगा मैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को कंसिडर कर चलूंगा। इसलिए रिप्रोडक्शन भी एक डिफाइनिंग फीचर नहीं है लिविंग का। थर्डली हमने डिस्कस किया था मेटाबॉलिज्म के बारे में। सो मेटाबॉलिज्म को मैंने कहा था इट इज डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग, टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाइड, कि वो इन वीवो कंडीशन में हो रही हो, यानी कि वो किसी सेल के अंदर किसी कंडीशन में हो रही हो, एंजाइम कैटलाइज्ड रिएक्शन, उसको मैं कहूंगा मेटाबॉलिक रिएक्शन, और वो डिफाइनिंग फीचर है लिविंग का। तो इससे हमने ये कंक्लूड किया था कि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन डिफाइनिंग फीचर है लिविंग का, क्योंकि प्रॉपर सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होगी तो उसके अंदर मेटाबॉलिक रिएक्शन होगा, और उसको मैं कहूंगा कि हाँ भाई ये डिफाइनिंग फीचर है। लास्टली हमने अभी अभी पढ़ा कॉन्शियसनेस के बारे में, और कॉन्शियसनेस को मैंने 100% ये कहा कि जी हाँ, मैं कह सकता हूँ कॉन्शियसनेस बिल्कुल एक डिफाइनिंग फीचर है लिविंग का। किसी ऑर्गेनिज्म में कॉन्शियसनेस है तो वो लिविंग, किसी चीज में अगर कॉन्शियसनेस नहीं है तो वो डेफिनेटली नॉन लिविंग। अब हम लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या है इसको सिंपली डिफाइन कर लेंगे। अगर मैं सिंपली एक स्टेटमेंट में कहना चाहूं कि क्या है लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो मैं इसको कैसे कह रहा हूं हम उसे देखेंगे। तो अब जब हमने लिविंग या नॉन लिविंग के सारे फीचर्स डिस्कस कर लिए हैं, उनको आपस में कंपेयर कर लिया है, तो दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हम एंड में पूछते हैं। सबसे पहला, एक पेशेंट जो कि कोमा में है, या मैं यूं कहूं कि उसका ब्रेन डेड है, तो क्या ऐसे पेशेंट को मैं लिविंग कंसीडर करूंगा या नॉन लिविंग? सोच कर देखेंगे। मे बी हो सकता है आप सोचो कि सर वो पेशेंट
कोमा में है, ब्रेन काम नहीं कर रहा उसका, बाकी उसके ऑर्गन्स के साथ प्रॉपरली इंटरेक्ट नहीं कर रहा, वो ना तो चल सकता है ना बात कर सकता है, वो कुछ भी नहीं कर सकता, तो सर वो तो डेड है। बट साइंटिफिकली देखे तो वो पर्सन डेड नहीं है। रीज़न बीइंग मैं कहूँगा सच पर्सन इज लिविंग, क्योंकि मेटाबॉलिक रिएक्शंस आर स्टिल अकरिंग इन हिज बॉडी। उसके बॉडी के अंदर में मेटाबॉलिक रिएक्शंस तो अभी भी कॉज हो रही है ना, उसके सेल्स में चीज़ें बन रही हैं, चीज़ें टूट रही हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शंस का कॉज हो रही हैं, केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं। मैं जानता हूँ हमारे प्रीवियस नॉलेज से जो हमने पढ़ा है, मेटाबॉलिक रिएक्शंस इनसाइड सेल गिव्स सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि सेल्स के बीच का प्रॉपर इंटरैक्शन, एक ऑर्गेनिज्म क्रिएट हो रहा है जिसे मैं सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन कह रहा हूँ, इस प्रॉपर इंटरैक्शन को, इस अरेंजमेंट को, और उसके अंदर में मेटाबॉलिक रिएक्शंस कैरी आउट हो रही हैं। और हमें ये पता है कि सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन तो डिफाइनिंग फीचर है ना लिविंग का। तो मैं एक पर्सन जो कि कोमा में है या ब्रेन डेड है, मैं डेफिनेटली कहूंगा कि वो पर्सन लिविंग है, ना कि ऐसा कहना कि वो पर्सन नॉन लिविंग है। सेकंड सवाल जो हम पूछेंगे वो ये कि व्हाट आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। आपके एग्जाम्स में भी आ सकते हैं सिंपली सब्जेक्टिव क्वेश्चन के तौर पे शॉर्ट क्वेश्चंस में कि जी डिफाइन करो लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या है। तो आप सिंपली लिखोगे जो हमें एनसीईआरटी कहती है कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म वो है जो सबसे पहला सेल्फ रेप्लिकेटिंग है, यानी कि वो खुद को रेप्लिकेट कर सकता है, खुद का नंबर इंक्रीज कर सकता है, रिप्रोड्यूस करके खुद को बढ़ा सकता है। सेकेंडली मैं कहूँगा वो इवॉल्विंग है, वो टाइम के साथ इवॉल्व करेगा। थर्ड मैं कहूँगा वो सेल्फ रेगुलेटिंग है, वो अपने एक्शंस को रेगुलेट कर रहा है, जैसे मैं कह सकता हूँ कि वो सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग है, वो खुद को ऑर्गेनाइज कर रहा है, उसमें सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉपर्टी है। उसके बाद मैं कहूँगा वो एक इंटरैक्टिव सिस्टम है, केपेबल ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू द एक्सटर्नल स्टिमुलाई। सो मैं लिविंग ऑर्गेनिज्म किसको कह रहा हूँ, जो सबसे पहला सेल्फ रेप्लिकेटिंग है, इवॉल्विंग है, सेल्फ रेगुलेटिंग है, इंटरैक्टिव सिस्टम है और केपेबल ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई। हम इस डेफिनेशन को इन 4-5 पॉइंट्स, इन 4-5 की पॉइंट्स की मदद से याद रखेंगे। सेल्फ रेप्लिकेटिंग, इवॉल्विंग, सेल्फ रेगुलेटिंग, इंटरैक्टिव सिस्टम, केपेबल ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई। तो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे के टॉपिक्स पढ़ रहे होंगे, जैसे कि डाइवर्सिटी क्या है, टेक्सॉन क्या है, कैटेगरी क्या है, वो आपस में रिलेटेड कैसे हैं, उनमें डिफरेंसेस क्या हैं। फिर हम पढ़ेंगे कि टैक्सोनॉमी क्या है, उसे कैसे करते हैं, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, उसके सारे स्टेप्स हम डिस्कस कर रहे होंगे। एक चीज़ जो मैं दोबारा रिपीट करना चाहूँगा, मैंने पहले भी ये बात कही थी कि मैं एक्सपेक्ट करता हूँ जब आप स्टूडेंट्स जब भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप प्रॉपर नोटबुक और पेन लेकर बैठें और मैं जितनी भी बातें आपसे कह रहा हूँ या मैं जितनी भी बातें बोर्ड पे लिख रहा हूँ, आप उसके प्रॉपर नोट्स बनाएं, क्योंकि रिवीजन के टाइम पे नोट्स ही काम आते हैं। वो बच्चा जिसने प्रॉपर नोट्स बनाए होंगे उसके पास एक एक्स्ट्रा एज होगा कि वो कम टाइम में ज़्यादा चीज़ों को रिवाइज कर पाएगा, वेरएज़ वो बच्चा जिसने प्रॉपर नोट्स तो नहीं बनाए होंगे, हाँ उसने बेशक चीज़ों को अच्छे से समझा होगा, बट वो समझ में आने वाली चीज़ें हम टाइम के साथ भूल जाते हैं अगर हम उसको रिवाइज ना करें। सेकेंड बात जो मैं कहूँगा कि आप इन चीज़ों को एनसीईआरटी से बिल्कुल पढ़े। मैंने सारे टॉपिक्स कवर कर दिए हैं लिविंग या नॉन लिविंग के डिस्कशन के बारे में, आप इसको एनसीईआरटी से ज़रूर पढ़े। एनसीईआरटी पढ़ना हमें हमेशा एक एक्स्ट्रा एज दिलवाएगा उन बच्चों के अगेंस्ट जो कि एनसीईआरटी नहीं पढ़ कर रहेंगे। आप यकीन माने आपको एग्ज़ाम्स में हमेशा ये चीज़ काम आएंगी। अगर आप एनसीईआरटी पढ़ कर जाते हैं, हमारे एग्ज़ाम्स में बहुत ही फ्रीक्वेंटली एनसीईआरटी से उठाकर डायरेक्ट सवाल दिए जाते हैं। आपको एनसीईआरटी के स्टेटमेंट्स दे दिए जाएंगे, जो मैं बार बार बोर्ड पे लिख रहा होता हूँ कि एनसीईआरटी, मैं बार बार कहता हूँ कि एनसीईआरटी हमें कह रही है, एनसीईआरटी कह रही है। हाँ, एनसीईआरटी इतनी बार पढ़ने की वजह से ऐसा हो गया है कि अब फ्लो ही वैसा निकल रहा है कि एनसीईआरटी हमें कह रही है। सो आप कोशिश करें आप भी एनसीईआरटी को लगातार बार बार पढ़ें और एक अच्छी हैबिट बनाएं, क्योंकि वो हमारे काम आ रहा होगा, उससे हमें कुछ फ़ायदा हो रहा होगा। सो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। बाय बाय, टेक केयर।